एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में और आप देख रहे हो सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक जो हम हिंदी में कर रहे हैं। इसमें 8वां चैप्टर है मानव पर्यावरण अनोन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। 8वें चैप्टर के हम पूरी डिटेल करेंगे जैसे पिछले चैप्टर्स में किया है और इसे समझेंगे अच्छे से। साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसे ध्यान से करो, उसे इंटरेस्ट से करो। पढ़ाई में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना होता हो, ठीक है। तो अपनी डेली लाइफ से इसे रिलेट करके देखो, हर जगह कनेक्शन होता है। तो पढ़ाई को ऐसे मत समझो कि ये दूसरी दुनिया की कोई चीज़ है, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल मतलब अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो बच्चे भी एक बार ध्यान से सुने, थोड़ा सा स्पीड करके सुने वीडियो की, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, ये जो बातें लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल ऐसे लगा लो जैसे आपके आसपास हो रही है। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे, बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव और वनों में थी। जब उनके नाना ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उनका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उन्हें हमेशा आकर्षित करती थी। मतलब आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है रेणुका, जिसको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती थी। देखिए, अब ये एक फ़ोटो दिखाई गई है, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। ये पूरी दुनिया के लोगों का मतलब अलग अलग देशों का यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से होता है। सबके स्किन कलर में फ़र्क है, सबका रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है ना। तो इसको समझेंगे हम। इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है, कुछ बर्फीले प्रदेश से और कुछ गर्म नम वर्ष से हैं। गर्म नम जहाँ पे बारिश होती है और गर्म रहते हैं ये प्रदेश। वे मुझे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। मतलब ये फोटो देख के रेणुका ने कहा कि मुझे कितना अलग दिख रहे हैं वो। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। तो चाचा उसे समझा रहे थे कि बिल्कुल अलग बेशक दिखते हो ये, लेकिन उनका रहन सहन हमारे जैसा ही होता है। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्य में अपने परिवार की मदद भी करते हैं। वे प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों की सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। तो ये सारी बातें चाचा ने उसे बताई। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे पूरे विश्व को हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे इनके बारे में। देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हमने कुछ और भी बात पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, अमेजन क्या होते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र में देखें। 8.2 जो है ना, उसको देखना है आपने। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से दिखता है अमेजन बेसिन। ये आपको बताएगा कि ये अमेजन बेसिन है, ये कौन से भागों में है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है और कितनी सहायक नदियाँ होती हैं इसकी। ये सारा आपने पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से लेना इसको, इस डायग्राम को। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लो। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित। आपको पहले भी पढ़ाया है मैंने कि उष्णकटिबंधीय जो होते हैं, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कहाँ होते हैं? जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ना, उसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे कर्क और मकर रेखा की तरफ ये हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसमें भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में 0 डिग्री पे में कर्क रेखा है ये वाली, और ये वाली हमारी मकर रेखा है। फिर एक और रेखा होती है इधर भी और इधर भी, टोटल ये 5 लाइन होती हैं। तो इनके बीच में ये उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं एक बार ये दिखा देती हूँ। ये वाली कर्क रेखा है और ये वाली मकर रेखा है। ये सारी इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर जाके इन्हें ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगी, है ना। तो इन रेखाओं के मध्य में स्थित होती है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। कौन से होते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, जो 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं।
अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे बता दिया है देखो कि जो अमेजन नदी है वो कहाँ से निकलती है, पश्चिम में पर्वतों से निकलती है। ठीक है, और फिर पूर्व में अंध महासागर में पहुँचती है। ठीक है, तो कैसे पहुंचती है ये भी यहाँ पे बताएंगे। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। क्या? कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, याद रखोगे कि कोई भी नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो अमेजन बेसिन क्या है? अमेजन बेसिन में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर वो अमेजन बेसिन बनाती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो वैसे ही आपको बताना है, अगर आपको नॉलेज है तो कोशिश करना बताने की, अगर नहीं पता है तो नेट से सर्च कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो पहले ये सोचो कि जब अमेजन बेसिन, जो अमेजन नदी है, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी? स्पेन के अन्वेषकों ने। ठीक है, और उन पे किसने आक्रमण किया था? वहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने। उन्होंने क्या पहना हुआ था? सुरक्षा कवच, हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने हुए थे। आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। ठीक है, तो जो आक्रमण कर रहे थे तो इसकी वजह से किन योद्धाओं की? अमेजोन्स, महिला योद्धा थी ये अमेजोन्स, उनकी याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम पड़ा अमेजन। ठीक है, तो इसका नाम भी महिला योद्धाओं की याद में पड़ा है। अब देखो जो सहायक नदियाँ हैं वो क्या है? यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। मतलब कि जो हमारी सपोज कि हमारी अमेजन नदी है तो यहाँ पे सहायक नदियाँ भी आके मिल रही हैं कहीं कहीं से ऐसे, तो इसके पानी को भी ये साथ लेके जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि नदी आके मिल रही है और उसके पानी को वहीं छोड़ देगी। तो जो पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिन बन जाता है। तो इस तरह से बेसिन भी क्लियर हो गया आपके लिए। फिर है जलवायु। जो हमारी अमेजन है नदी उसकी जलवायु कैसी होती है? तो देखो मैं एक बार इसमें निशान लगा देती हूँ। जो जलवायु है यहाँ की जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना, दिन के समय और रात के समय जो मौसम होता है लगभग समान ही रहता है। समान रूप से गर्म होता है, समान रूप से आर्द्र होता है, मतलब नमी होती है तो शरीर में चिपचिपाहट हो जाती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन बारिश होती है और उसकी कोई चेतावनी भी नहीं होती। क्या होता है अमेजन बेसिन में कि हर रोज़ बारिश होती है। दिन का तापमान उच्च होता है, आर्द्रता अति उच्च होती है, मतलब तापमान भी ज़्यादा होता है दिन में और आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। इसलिए कहा था कि दिन और रात का लगभग समान ही रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आती है वर्षावन की बारी। देखो यहाँ वर्षावन कैसे होते हैं। इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। सघन मतलब बारिश ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पेड़ होंगे, सघन होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत बन जाती है। समझ गए कि पत्तियां और शाखाएं मिलकर एक छत जैसी बना देती हैं। और अगर सपोज आपके ऊपर छत है तो सूरज की किरणें नीचे थोड़ी ना आएंगी। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनपती है जिसमें छाया के बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ कौन कौन से होते हैं परजीवी पौधे? आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। कौन कौन से? आर्किडिक और ब्रोमीलाइड।
तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश के कारण सघन वन होते हैं, पत्तियों और शाखाओं से छत बन जाती है, सूरज की किरणें नीचे धरातल पर नहीं पहुँचती, वही पौधे पनप सकते हैं, वही वनस्पति पनप सकती है जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखते हों। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे क्या होता है, आर्किड और ब्रोमीलाइड। ठीक है, इसके अलावा वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। ठीक है, प्राणी जात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, भारत में जो सामान्य पक्षी होते हैं ना उनसे अलग होते हैं ये। और जो प्राणी होते हैं उनमें बंदर, स्लोथ, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। फिर मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ भी यहाँ पे ऐसी ही कुछ प्रजातियां हैं। टैपिर की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये है आपका टैपिर। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, यहाँ पे पिरान्या मत्स्य है, ये पिराहना मत्स्य है, ठीक है, समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब इतनी प्रजातियां मिलती हैं कि ये समृद्ध है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ज्ञान का पिटारा है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ठीक है, ब्रोमीलाइड, और ये पढ़ा था ना हमने ब्रोमीलाइड और आर्किड। ठीक है, तो ये ब्रोमीलाइड क्या करता है, अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में, जल को संरक्षित रखता है या नहीं रखता है, या कोई और आपको मैचिंग दे देंगे। तो ब्रोमीलाइड को याद रखना। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो मेंढक को तो फ़ायदा हो गया कि उनको फ्री में पानी मिल रहा है वहाँ पे प्रजनन करने के लिए। फिर कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं, उन्हें देखें और अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को भी बताएं, तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना। देखा करो, ऐसे चैनल्स बहुत सारे आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। उसके बाद है वर्षावन के निवासी। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर, मतलब जो वन होते हैं उनके थोड़े से पेड़ों को काटकर भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो उनको जगह भी चाहिए भाई, क्योंकि ये वन इतने घने होते हैं कि छत बना देते हैं, सूरज की किरण नीचे नहीं आती, तो उनको फसल उगाने के लिए वो पेड़ों को काटना पड़ता है। वहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये आदमियों का काम हो गया। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, वे मुख्यतः टेपियोका, ये आपके ईवीएस में आता है क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी की तैयारी आप करते हो, टीचर बनने की तैयारी करते हो, तो पूछते हैं कि टेपियोका कहाँ खाया जाता है ना। अनानास और शकरकंद उगाते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, फसलें उगाती हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, उनको पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन और दहन पद्धति, कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कर्तन और दहन पद्धति क्या होती है। देखो, किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाते हैं, जो पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। मतलब पहले झाड़ियों को काटा, फिर उनको जलाया, जिससे पोषक तत्व उस मिट्टी में मिल गए, फिर कुछ साल यहाँ पे फसल पैदा की जाती है। आसान है ना। जमीन के इस टुकड़े का बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग भूमि के टुकड़ों को पुनः जोत सकते हैं। तो ये तरीका होता है इनका दोबारा से वहाँ खेती करने का। अब हमें पता चल गया कि कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या थी। ठीक है, इनका मुख्य आहार क्या होता है, मैनियोक होता है। मैनियोक याद रखना, जिसे कसावा भी कहते हैं। मैनियोक को क्या कहते हैं, कसावा कहते हैं। अगर ये दोनों नाम में से एक मैनियोक दे दिया जाए तो आप कसावा को भूल जाओगे, तो इसलिए याद रखना मैनियोक और कसावा दोनों एक ही चीज़ है। आलू की तरह ये होता है और जमीन के अंदर ही पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये लोग क्या क्या खाते हैं देखो जीने के लिए, कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ होती हैं। उसके बाद आता है वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। जो ये वर्षावन होते हैं ना, तो घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये भी मिलती है यहाँ से। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में भी रहते हैं। कैसे घर होते हैं, मधुमक्खी का छत्ता ऐसा होता है ना, एक इस तरह के
जैसे सेल्स बनी होती हैं, ठीक है। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, ठीक है। तो ढलान वाली क्यों होती है ये भी ये बता देंगे। अमेज़न बेसिन के लोग जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। इन लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है देखो, पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एक मात्र उपाय था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। कब, 1970 में, ये याद रखना, ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मार्ग बनाया था, ट्रांस अमेजन महामार्ग। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, और जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे, ठीक है। तो इस तरह की जो हुई कि ये यहाँ पे मार्ग बना दिया, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को, है ना। फिर क्या हुआ, विकास की गति के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जो विकास हो रहा है ना, जो हम तरक्की पकड़ रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जैविक विविधता, है ना, डाइवर्सिटी खत्म हो रही है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग तो लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, ठीक है। उसके प्रभाव हमें पता चलते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं भैया, हमें नुकसान हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है ना। हम खुश हो जाते हैं कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का भी जीवन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। तो ये आपका काम है कि आप नाम ढूंढ सके हो, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको पता भी चलेगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे है। एक बार मैं गिरिपाद बता देती हूँ। जैसे आपका ये पर्वत है, उसमें इस वाले हिस्से को गिरिपाद कहते हैं, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखो ये कहाँ कहाँ फैली हुई है आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये डायग्राम आप ये देख लो, आप मानचित्र जो भारत का नक्शा है उसको देखो अच्छे से और इसको समझो कि कहाँ कहाँ से ये निकली हुई है। फिर उसके बाद आता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पिछले चैप्टर में ये आया भी है। यहाँ पे क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील आपने देखा था ना कि जिस तरह से सपोज़ ये वाली नदी है, तो यहाँ पे ये नदी क्या करेगी, थोड़े टाइम में सीधी बहने शुरू हो जाएगी और फिर ये वाली इस तरह से एक चाप की शेप बना देगी, ठीक है। तो बहुत सारी चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो मानसून में कब वर्षा होती है, मध्य जून से मध्य सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, याद रखना ये। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखो, ठीक है, और उसमें वो राज्य बताओ जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए और आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। अब है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के विवरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है, ये तो आपको भी पता है ना। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, तीव्र ढाल वाले, ठीक है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। समझ गए कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, मतलब मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे। अतः जनसंख्या घनत्व अधिक होता है क्योंकि यहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। तो क्योंकि ज़मीन हमें अच्छे से फ़ायदा दे रही है तो कृषि ही करेंगे लोग। धान यहाँ मुख्य फसल होती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, अतः उसी क्षेत्र को में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली जो दूसरी फसलें हैं वो क्या हैं, जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें उगती हैं। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ भागों में केले के बागान भी देखने को मिलते हैं और पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, बिहार और असम में, ये याद रखना आपको।
तो सिल्क के कीड़े कहाँ होते हैं? बिहार और असम। उसमें मंद ढलान वाले पर्वतीय और पहाड़ियों पर वेदिकाओं की फसल उगाई जाती हैं। फिर है विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता किस तरह से? जैसे हम ऊंचाई के साथ जाते हैं तो टेम्परेचर और वहाँ पे नमी कम ज़्यादा होती रहती है, तो उस तरह से विभिन्नता हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, तो वहाँ पे सागवान, साखू और पीपल के पेड़, पर्णपाती पेड़ हैं ये। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं, तो वहाँ पे बांस के पेड़ भी मिलते हैं। ठीक है, बांस एक्चुअली घास होती है, ये याद रखना आपने, घास होती है बांस, बांस कोई पेड़ नहीं होता। डेल्टा क्षेत्र मैनग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शंकुधारी कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असीऊ कर सकते हो आप, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम और ऊ से उत्तराखंड। अब यहाँ पे आपके नॉलेज का पिटारा रह ही गया है। देखो, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, ठीक है, याद रखना, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे कि उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? 189, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये इधर से भी 1 किलोमीटर, तो 1 वर्ग बन गया 1 किलोमीटर का। तो इसमें उत्तराखंड में 189 लोग रहते हैं। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल का है 1024। ठीक है, और ये बिहार का है 1102, तो ज़्यादा है ना वहाँ का घनत्व। अब देखो, जूट, बांस और सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां पर इनका निर्माण होता है। धान की कृषि ऐसे होती है, देख लो जिसने भी नहीं देखा। और ये असम में चाय के बागान आपको दिखा रखे हैं। फिर है, बेसिन में विविध प्रकार की वन्यजीव पाए जाते हैं। जो बेसिन है वहाँ पर वन्यजीव तो ज़्यादा होंगे ही। इसमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा, राइनो जिसे बोलते हैं ना, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ, यहाँ पे एक काम है, आप मगर और घड़ियाल में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला और हिल्सा मछलियों की सबसे प्राकृतिक लोकप्रिय प्रजातियां यहाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी मछलियों की कौन सी प्रजातियां होती हैं? हिल्सा, रोहू और कौन सी है? कतला। ठीक है, कैटला जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये प्रजातियां यहाँ होती हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। उसके बाद आता है, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। समझ गए? तो ये वाले देख लो, एक सींग वाला गेंडा ऐसा होता है, मगर ऐसा होता है। वेदिका कृषि कैसी होती है ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। फिर ये एक झील का यहाँ पे दिखाया गया है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में, मतलब जिसमें नमक नहीं होता, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। उसका मतलब होता है अंधा डॉल्फिन। सुसु का मतलब क्या होता है? अंधा डॉल्फिन। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। कैसे पता चलता है भाई? देखो, रासायनिक की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। अगर आपको ये सुसु मिलती है ना वहाँ पे, मतलब स्थानीय डॉल्फिन अगर मिलती है, तो आप सोच लो कि साफ पानी है। अगर वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं तो आप सोच लो कि यहाँ पे वो ख़त्म हो गई और यहाँ पे गंदगी है। यहाँ पे एक कहानी दी गई है विनोद की, जो कि एक मछुआरा है, उसका जीवन किस तरह से खुश है, केस स्टडी है ये। देखो, बिहार के मतवाली मोन गाँव में रहता है। वह प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए अपने साथी मछुआरों जैसे रविंद्र, किशोर, राजीव और अन्य के साथ यहाँ पे मोनियो चाप झील को साफ किया। उसने क्या किया कि ये चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, जो मतलब फालतू के पौधे होते हैं, जैसे वेलिनेरिया, हाइड्रिला, मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन में धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है और खेत की जुताई के लिए भैंसों का प्रयोग करता है। वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं।
ठीक है, संतुष्ट क्यों हैं? नदी में पकड़ने खाने बेचने के लिए काफ़ी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। तो मतलब मछलियों को भी रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए। फिर है सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो ये भी याद रखना कि स्वच्छ भारत अभियान जो था ना, मिशन था, वो कब हुआ था शुरू? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, वाराणसी में ऐसा ही कुछ दिखता है ना, बहुत सारे टीवी चैनल पे भी दिखता है, फिल्मों में भी दिखता है। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है ना, वहाँ पे जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है। तो गलत बात है, हम खुद ही गंदा कर रहे हैं अपनी नदियों को, जिससे नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े बड़े पतन भी स्थित हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पतन हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो गंगा नदी के लिए ये नमामि गंगे याद रखना आप। फिर है पर्यटन, इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, पर्यटन के लिए आते हैं लोग। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा यमुना मिलती है, वहाँ पे संगम। और उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयन। ठीक है, ये नेशनल पार्क है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये गंगा जो बेसिन है, तो पर्यटन का एक महत्वपूर्ण, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। कहीं पे ताजमहल है, कहीं पे गंगा यमुना का संगम है ना, फिर कहीं पे बौद्ध स्तूप है, कहीं पे इमामबाड़ा है, कहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, कहीं पे कुछ है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि विशिष्ट जनजातीय संस्कृति यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। मानस वन्य प्राणी अभियान में बाघ की फोटो आपको दिखाई गई है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और सुन लें, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको बताया गया है कि बहुत सारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है या फिर अमेजोन है, उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वंस अगेन।